नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। टैरिफ वॉर से अमेरिकी शेयर बाजार में भूचाल, एस&पी और नैस्डैक में भारी गिरावट। फेडरल रिजर्व ने कहा धीमा हो सकता है अमेरिका का आर्थिक विकास। मध्य प्रदेश के नीमच में आज सीआरपीएफ दिवस परेड समारोह। गृह मंत्री अमित शाह परेड में लेंगे हिस्सा, वीर बलिदानियों को देंगे श्रद्धांजलि। वक्फ कानून पर आज भी होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अंतरिम आदेश जारी करने पर होगा विचार। कानून के विरोध में हुई हिंसा पर अदालत ने जताई चिंता। मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद बीजेपी ने ममता सरकार पर साधा निशाना। राहत शिविरों में बढ़ रहे हिंदू शरणार्थियों की संख्या पर जताई चिंता। डीजीपी की पीड़ितों से मुलाकात पर भी उठाए सवाल। और पटना में आज महागठबंधन की बैठक। बिहार चुनाव के लिए मुख्यमंत्री के चेहरे, रणनीति और सीट शेयरिंग पर होगा मंथन। तेजस्वी का दावा, मजबूत है गठबंधन। और आइए सभी खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। अमेरिकी और चीन के बीच टैरिफ वॉर से अमेरिकी शेयर बाजार में भूचाल आ गया है। बुधवार को अमेरिकी शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। एनवीडिया ने चीन को अपने चिप निर्यात पर नए अमेरिकी प्रतिबंधों से भारी शुल्क के बारे में चेतावनी दी। और फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल ने कहा कि अमेरिकी आर्थिक विकास धीमा होता दिख रहा है। इसके बाद जैसे बाजार औंधे मुंह गिर गया। पॉवेल ने शिकागो में कहा कि अपेक्षा से अधिक टैरिफ का मतलब संभवतः उच्च मुद्रास्फीति और धीमी वृद्धि है। फेड चेयर के बयान ने शेयरों में और अधिक बिकवाली को बढ़ावा दिया, जो पहले से ही एनवीडिया और अन्य चिप मेकर्स के शेयरों में तेज गिरावट के कारण दबाव में थे। डॉव जोन्स 699 अंक से अधिक गिर गया। वहीं एस&पी 500 और नैस्डैक कंपोजिट में 516 अंक की गिरावट दर्ज की गई। दूसरी तरफ सोने के दाम अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुके हैं। बुधवार को सोने की कीमत ने $3,300 प्रति औंस को पार कर दिया। वित्त वर्ष 2024-25 में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 4.6% रह गई है। ये वर्ष 2018 के बाद सबसे कम है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर मापी गई मुद्रास्फीति मार्च 2025 में घटकर 3.34% रह गई। ये फरवरी 2025 के मुकाबले 27 आधार कम है। ये अगस्त 2019 के बाद से सबसे कम मासिक मुद्रास्फीति दर है। ये उपलब्धि भारतीय रिजर्व बैंक की विकास समर्थक मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता को उजागर करती है, जिसने मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विस्तार को सफलतापूर्वक संतुलित किया है। गृह मंत्री अमित शाह सीआरपीएफ दिवस के परेड समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के नीमच में सीआरपीएफ दिवस समारोह का आयोजन किया गया है। समारोह में हिस्सा लेने के लिए अमित शाह कल शाम मध्य प्रदेश पहुंच चुके हैं। उन्होंने एक पोस्ट के जरिए समारोह में हिस्सा लेने की उत्सुकता जाहिर की है। दरअसल सीआरपीएफ दिवस प्रतिवर्ष 19 मार्च को मनाया जाता है। आज ही के दिन वर्ष 1950 में तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा बल को ध्वज प्रदान किया गया था। विस्तारित समारोहों के तहत इस वर्ष परेड 17 अप्रैल को होने जा रही है। 27 जुलाई 1939 को ब्रिटिश शासनकाल में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस की स्थापना की गई थी, जिसे स्वतंत्रता के पश्चात 28 दिसंबर 1949 को देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ नाम दिया।
सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ दायर दर्जनों याचिकाओं पर आज फिर सुनवाई होगी। इस मामले में आज दोपहर 2 बजे फिर से सुनवाई शुरू होगी। अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली 72 से अधिक याचिकाओं के समूह पर कल हुई सुनवाई में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और केवी विश्वनाथन की बेंच ने करीब 2 घंटे सुनवाई के बाद कोई फैसला या निर्देश नहीं दिया है। केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों पर अंतरिम आदेश के जरिए रोक लगाने का प्रस्ताव रखा है। शीर्ष कोर्ट ने अदालतों की ओर से वक्फ घोषित संपत्तियों को गैर अधिसूचित करने, वक्फ में पदेन सदस्यों को छोड़कर अन्य गैर मुस्लिम सदस्य को शामिल करने और कलेक्टरों की जांच के दौरान संपत्ति को गैर वक्फ किए जाने के प्रावधानों पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा। अधिनियम के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। इधर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ कानून पर विपक्ष द्वारा विरोध करने पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि वक्फ कानून का हर जगह स्वागत किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए प्रदर्शन कर रहा है। एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष मुस्लिम समुदाय के अंदर भय पैदा करता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष नहीं चाहता कि मुस्लिम समुदाय का विकास हो। Testing is only the opposition parties, those political parties which treat the Muslim community as vote banks. They create, fear mongering. They keep scaring the Muslim community. And from the long time I have been witnessing these people, they don't want Muslim community to develop. They want to keep them isolated, create fear in their mind, and then make them anti-BJP. वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ कानून का नॉर्थ ईस्ट के विभिन्न राज्यों पर होने वाले प्रभावों का भी जिक्र किया। Other tribal states like Arunachal, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, and Sikkim, mainly the northeastern states, are insulated from this effect of the bill because we have put a provision. The creation of Waqf cannot be done on tribal land, which is any land falls in 6th and 5th schedule of the Constitution. So it will not have an impact on the tribal areas. And the 5th area is in other parts of the country. 6th schedule is northeast. और केंद्रीय मंत्री व पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार मुर्शिदाबाद के हिंसा पीड़ितों और भाजपा नेताओं के साथ कोलकाता में डीजी कार्यालय पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। सुकांत मजूमदार ने कहा कि डीजीपी ने पीड़ित परिवारों की बात को गंभीरता से ना लेते हुए मुश्किल से 10 मिनट ही बात की। वहीं भाजपा नेता लॉकेट चटर्जी ने कहा कि ममता बनर्जी के पास मुर्शिदाबाद हिंसा पीड़ितों से मिलने के लिए समय नहीं है। इन परिवार के लोगों के साथ डीजीपी साहब ने अलग से बात किया। ज्यादा देर तक बात नहीं कर पाए, 10 मिनट तक बात नहीं कर पाए, छोड़ देना पड़ा उनको। हमने उनको मौका दिया था कि हम बाहर रहेंगे, आप बात करिए। उन्होंने बात किया, 10 मिनट भी बात नहीं कर पाए 8 लोगों से। क्या हालत है आप सोचिए। ममता बनर्जी आज अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए वहां पे जो बोलना था वही बोला। उनका तो ये पॉलिसी है, मुसलमानों को भी बेवकूफ बनाते हैं वो। अब मुसलमानों को समझ में नहीं आता, तो बेवकूफ़ बनना है तो बेवकूफ़ बने रहो। उनको समझाया जा रहा है कि आपका मस्जिद ले रहेगा, वो ले लेगा। कोई नहीं लेगा भाई, कौन लेगा? आपको तो 2 साल पहले बताया था कि आपको सब यहाँ से नागरिकता खत्म हो जाएगी, आप भाग जाए। कोई भागा? किसी मुसलमान का नागरिक को किसी का नागरिकता गई? इसी कड़ी में भाजपा नेता लॉकेट चटर्जी ने कहा है कि ममता बनर्जी के पास मुर्शिदाबाद हिंसा पीड़ितों से मिलने के लिए समय नहीं है। वो भी आपको सुनवाते हैं। पूरा देश देख रहे हैं कि मुर्शिदाबाद में क्या सिचुएशन है। वहाँ से 10-12 लोग, पूरा परिवार यहाँ पे कोलकाता में आ गया है, लेकिन दीदी का अभी टाइम नहीं हुआ मुर्शिदाबाद जाने के लिए। उनके आने के बाद भी एक केंद्रीय मंत्री उनके साथ है, वो भी ये लोगों को 2 घंटा 2.5 घंटे से यहाँ पे बैठे हुए थे। क्या है यहाँ पे? क्या चाहते हैं ममता बनर्जी? ममता बनर्जी आज नेताजी इंडोर स्टेडियम में जो मौलाना है सब लोग को लेके इतना सारा बैठक कर रहे हैं, लेकिन एक बार भी उनको टाइम नहीं है कि मुर्शिदाबाद में जो घर से बाहर हो गया है महिला लोग, जो परिवार लोग, उनके साथ मिले।
इतना ही नहीं, मुर्शिदाबाद हिंसा पीड़ितों ने आप बीती सुनाते हुए कहा है कि डीजीपी पीड़ितों परिवारों को कैंप में रहने का आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन हमारी सुरक्षित घर वापसी की कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। डीजी सर बोल रहे हैं जो तुम्हारा गांव में 3 कैंप है, हम बोल रहे हूँ देखिए सर, वो कोई भी परमानेंट नहीं है, उसका कोई पूर्वान नहीं है, वो 3 दिन है। हम लोग चला जाएंगे वो भी भाग जाएगा, इसका क्या कौन गारंटी लेगा? हम लोग घर चला जाएंगे वो भाग जाएगा, कौन गारंटी लेगा? और नए वक्फ संशोधन कानून को लेकर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और अन्य जिलों में फैली हिंसा के शिकार लोग जान बचाने के लिए क्षेत्र से पलायन को विवश हैं। इनमें से कुछ लोगों ने झारखंड के साहिबगंज जिले में राजमहल में अपने रिश्तेदारों के यहाँ शरण ली है। नम आंखों से उन्होंने अपनी आपबीती सुनाई और भविष्य को लेकर चिंतित भी दिखे। मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद झारखंड की ओर पलायन कर रहे हैं हिंदू परिवार। पश्चिम बंगाल में हिंसा के बाद लोगों का प्रभावित इलाकों से पलायन जारी। झारखंड के राजमहल में कई पीड़ितों ने ली पनाह। पीड़ितों ने नम आंखों से बताई आप बीती, भविष्य को लेकर चिंतित। पनाह लेने वालों में कई बच्चे भी शामिल, जिनकी चल रही हैं परीक्षाएं। पश्चिम बंगाल से सटे झारखंड के कई जिलों में बढ़ाई गई चौकसी। झारखंड का पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल इन दिनों हिंसा की आग में झुलस रहा है। इस डर और खौफ का आलम यह है कि जान बचाने के लिए लोग घर बार छोड़कर सुरक्षित इलाकों की ओर कूच कर रहे हैं, जो कश्मीरी पंडितों की याद दिला रहा है, जिन्होंने अपने ही देश में शरणार्थी होने का दंश झेला है। पश्चिम बंगाल के हिंसा प्रभावित क्षेत्र से कई लोग पलायन कर झारखंड के राजमहल में पनाह लेने पहुंचे हैं। अपनी धन संपत्ति और आशियाना को छोड़कर बड़ी मशक्कत से ये लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ पहुंचे और नम आंखों से आप बीती सुनाई। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल के हिंसाग्रस्त क्षेत्र में हालात बेहद खराब हैं और पुलिस प्रशासन भी पीड़ित लोगों की कोई मदद नहीं कर रहा। पुलिस प्रशासन को फोन कर रहे हैं तो वो लोग भी बोल रहा है जो आओ, हम लोग आ रहे हैं, थोड़ा देर रुकिए, आप लोग घर में सेफ्टी में रहिए। तो हम लोग घर में रहेंगे तो कैसे रहेंगे? वहाँ पर भी आग लगा दे रहा है। घर में रहेंगे तो बाल बच्चा को कैसे बचाएंगे? मुर्शिदाबाद के धुलियान दंगे से बचकर 1 दर्जन से अधिक बच्चे भी साहिबगंज के राजमहल पहुंचे हैं, जिनकी इस समय परीक्षा चल रही है। पीड़ित महिला ने बताया कि उनका यहाँ पहुंचना आसान नहीं था। 85 वर्षीय बूढ़ी मां को एम्बुलेंस में लेकर वो किसी तरह उपद्रवियों से बचते बचाते अपने पूरे परिवार के साथ एम्बुलेंस से यहाँ पहुंची। আমরা বাইরে বেরাবো তার উপায় নাই, ঘরে লুকিয়ে আছি আর ওদের মুখ ঢাকা আছে, মুখও দেখতে পাই না আর চোখও দেখতে পাই না। আমরা ভয়ে লুকিয়ে আছি, বম ফেলছে আর কেরোসিন দিয়ে আগুন ধরাচ্ছে। हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग खाली हाथ आए, अपने जान बचा के भागे यहाँ पर। इधर जिले के पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में चौकसी बढ़ा दी गई है और झारखंड पुलिस लगातार पश्चिम बंगाल पुलिस के संपर्क में है। हम लोगों ने एहतियात के तौर पर अतिरिक्त बलों की प्रतिनियुक्ति बॉर्डरिंग इलाके में की है। हमने कुछ पुलिस चेकपोस्ट भी बनाए हैं वहाँ पे और हम लोग लगातार बंगाल पुलिस से संपर्क में हैं। पश्चिम बंगाल की हिंसा ने कई जिंदगियों को तबाह किया है और उनके भविष्य पर भी ग्रहण लगाने का काम किया है। राजमहल में शरण लेने पहुंचे इन लोगों की तस्वीर तंत्र की सुरक्षा नाकामियों को चीख चीख कर बयां कर रहा है। नए वक्फ कानून को लेकर कुछ स्वार्थी तत्वों और उपद्रवियों द्वारा माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, जिससे सख्ती से निपटने की आवश्यकता है ताकि लोग अपनी सुरक्षा को लेकर निश्चिंत रहें और उन्हें अपने ही देश में शरणार्थी न बनना पड़े। डीडी न्यूज के लिए संजय गुप्ता के साथ मैं दिवाकर कुमार। और बुलेटिन में खबरें अभी और भी, लेकिन फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें।
अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि हरियाणा लैंड स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में रॉबर्ट वाड्रा को पूछताछ के लिए ईडी ने आज फिर बुलाया है। ईडी दफ्तर में वाड्रा से पिछले 2 दिन से पूछताछ हो रही है। ये पूरा मामला साल 2018 का है। तौरू के रहने वाले सुरेंद्र शर्मा की शिकायत पर 1 सितंबर 2018 को गुरुग्राम के खिरकी दौला थाने में ये केस दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि वाड्रा की कंपनी ने फरवरी 2008 में गुड़गांव के शिकोहपुर में 3.5 एकड़ जमीन 7.5 करोड़ रुपए में ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी से खरीदी थी। कमर्शियल लाइसेंस पाने के बाद कंपनी ने उसी प्रॉपर्टी को डीएलएफ को 58 करोड़ रुपए में बेच दिया था। इसी मामले में ईडी वाड्रा की कंपनी पर वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही है। इधर बिहार चुनाव को लेकर पटना में आज महागठबंधन की बैठक होगी। बैठक में चुनावी एजेंडे और सीएम चेहरे पर चर्चा होगी। बैठक से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि महागठबंधन के लोग अपनी बात को रखेंगे और कैसे आगे बढ़ना है उस पर चर्चा होगी। इसके पहले 15 तारीख को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर तेजस्वी ने राहुल गांधी के साथ बातचीत की थी। अब आज पटना में अगले दौर की बैठक में स्थिति और साफ हो जाएगी। कहा जा रहा है कि महागठबंधन ने चुनाव के लिए सामूहिक मुद्दों और रणनीति पर काम करने का फैसला लिया है। सभी दल एक साझा एजेंडे के तहत चुनाव प्रचार करेंगे और हर चुनावी मंच पर सभी दलों के नेताओं की उपस्थिति सुनिश्चित होगी। इधर नई दिल्ली में भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर पर आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये आर्थिक गलियारा आपसी मित्रता और सहयोग के बल पर दुनिया में सर्वोत्तम सप्लाई चेन साबित होगा। उन्होंने कहा कि भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर से भागीदार देशों में संपन्नता के साथ साथ स्थिरता भी आएगी। Partnership amongst all the nations in the route, respecting each other's sovereignty, our territorial integrity, and also focusing largely on promoting inclusive growth, sustainable growth amongst all these nations, fostering friendships. So financial viability will be an important element of IMF. We don't want to create a huge debt burden on all the countries along the route. But the larger objective is amongst friends. The larger objective is to promote amity amongst nations. और उत्तराखंड की 125 किलोमीटर लंबी ऋषिकेश कर्णप्रयाग ब्रॉडगेज रेल परियोजना ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस परियोजना के अंतर्गत टनल 8 में पहली बार टीबीएम यानी कि टनल बोरिंग मशीन से खुदाई का काम सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पौड़ी गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी मौजूद रहे। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल का जनासू गवाह बना है एक ऐतिहासिक पल का। 125 किलोमीटर लंबी ऋषिकेश कर्णप्रयाग ब्रॉडगेज रेल परियोजना में एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। आरवीएनएल ने देवप्रयाग से जनासू के बीच भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग को रिकॉर्ड समय में खोदने में सफलता पाई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पौड़ी गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी ने रिकॉर्ड को बनते देखा। यह हिमालयन रेल कनेक्टिविटी के लिए एक बड़ी कामयाबी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज सुरंग तैयार हुई है, अब जल्द ही कर्णप्रयाग तक रेल पहुंचेगी। आज एक बहुत बड़ी साइंटिफिक उपलब्धि है। प्रधानमंत्री जी की जो उनका संकल्प है, उस संकल्प की बड़ी एक सिद्धि है। आने वाले समय में कुछ ही महीनों में टनल का फिनिशिंग का काम कंप्लीट होगा। आज ओपन हुई है टनल, एक तरीके से थ्रू हुई है और आने वाले समय में कुछ ही वर्षों में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके कर्णप्रयाग तक रेल की आवाज़ सुनाई देगी। 14.57 किलोमीटर लंबी टनल 8 की खुदाई जर्मनी से लाई गई आधुनिक टनल बोरिंग मशीन टीबीएम शक्ति की मदद से की गई, जो भारत की सुरंग निर्माण तकनीक के इतिहास में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ये पहली बार है जब देश के पहाड़ी इलाकों में रेल सुरंग बनाने के लिए टीबीएम तकनीक का इस्तेमाल किया गया है।
9.11 मीटर व्यास वाली इस सिंगल शील्ड रॉक टीबीएम ने काम में जो तेजी और सटीकता दिखाई है वह वैश्विक स्तर पर एक नया मापदंड स्थापित करती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि रेल संपर्क से जुड़ने पर चार धाम की यात्रा और सुगम होगी। हमारे इस क्षेत्र में पूरे चार धाम में आने वाले लोगों को, पर्यटकों को बहुत सुविधा मिलेगी। ये अपने आप में एक ऐसी परियोजना है जिसमें 125 किलोमीटर में 35 बड़े पुल बन रहे हैं और 17 सुरंगें बन रही हैं, 12 रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। यह परियोजना उत्तराखंड के 5 जिलों से होकर गुजरेगी, जिनमें 16 मुख्य सुरंगें और 12 एस्केप टनल हैं। 83.07% यात्रा सुरंग मार्ग से ही की जाएगी। प्रूफ कंसल्टेंसी का काम IIT रुड़की को दिया गया। इसमें उपग्रह इमेजरी पर आधारित अत्याधुनिक सर्वेक्षण तकनीक का इस्तेमाल भी किया गया है। ये एक मेजर ब्रेक थ्रू होगा क्योंकि 12 मास आपको यहाँ पर जो है वो जो यातायात ये सुविधा है या जो ट्रेन से आप पूरे जो पहाड़ की जो यात्रा कर सकते हैं, साथ चार धाम की जो यात्रा है इसको बूस्ट मिलने वाला है, यहाँ की अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलने वाला है और ये कामयाबी जल्द ही इस रूप में आएगी कि यहाँ पे जो यात्रा है वो सुगम हो पाएगी। कैमरामैन ललित के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज़, पौड़ी गढ़वाल। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत के दौरे पर आने वाले हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपने परिवार के साथ 21 से 24 अप्रैल तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका के उपराष्ट्रपति की एशिया में ये पहली यात्रा है। ये उपराष्ट्रपति वेंस की भारत की पहली यात्रा होगी। अपनी यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति जेडी वेंस 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और इसके अलावा दिल्ली में अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वहीं जयपुर तथा आगरा का भी दौरा करेंगे। ये यात्रा भारत और अमेरिका के बीच संबंधों की समीक्षा करने और 13 फरवरी को प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के दौरान जारी संयुक्त बयान के कार्यान्वयन की प्रगति को देखने का अवसर होगी। दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विमर्श करेंगे। वेव समिट के अंतर्गत क्रिएट इन इंडिया चैलेंजेस का उद्देश्य देश की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को सामने लाना है। बच्चों के सीखने के अनुभव को बदलने के उद्देश्य से इनोवेट टू एजुकेट हैंडहेल्ड डिवाइस डिजाइन चैलेंज आयोजित की जा रही है, जो मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर के 4 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित होगी। इनोवेट टू एजुकेट हैंडहेल्ड डिवाइस डिजाइन चैलेंज 4 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है, जो कि ब्रॉडकास्टिंग और इंफोटेनमेंट, AVGCXR, डिजिटल मीडिया और नवाचार है। इस चैलेंज के शीर्ष 10 फाइनलिस्ट की हाल ही में घोषणा की गई और ये टीमें वेव्स 2025 के दौरान मुंबई में एक विशेष कार्यक्रम में अपने विचार प्रस्तुत करेगी। विजेताओं को ग्रैंड फिनाले में मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इनोवेट टू एजुकेट चैलेंज के नोडल अधिकारी आशुतोष मोहले ने कहा कि बच्चों और स्टार्टअप्स को भी अंतिम शिखर सम्मेलन में अपने डिवाइस प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। इस चैलेंज का उद्देश्य मूल रूप से ये था कि इस टाइप की गेमिंग डिवाइस बनाना जो एडिक्टिव ना हो और जो दिव्यांग लोगों के लिए भी उपयोग में लाई जा सकती हो, क्योंकि मोबाइल स्क्रीन जो है वो एक एडिक्टिव स्क्रीन मानी जाती है। इसमें जो गेम्स बनाए जाएंगे वो बच्चों को लिए न केवल इंटरटेन करेंगे बल्कि उनको एक नए तरीके से मैथमेटिक्स और साइंस के बारे में सिखा भी सकेंगे। साथ ही इस चैलेंज के साथ साथ जो स्टार्टअप्स हैं, कुछ बच्चों के अलावा जो स्टार्टअप्स भी हैं या जो बच्चे स्टार्टअप्स की तरह आगे अपने इस डिवाइस को बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए वेव समिट में अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने डिवाइस को वहां पे आके एग्जिबिट भी कर सकते हैं एज अ स्टार्टअप। इस चैलेंज में सभी प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फाइनलिस्ट टीम किटी मैत्री के सदस्य का कहना है कि उनकी डिवाइस प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के विजन को पूरा करने की दिशा में काम करेगी और छात्रों को सोशल मीडिया स्क्रीन टाइम की लत से बाहर निकालने में भी मदद करेगी। इनोवेट टू एजुकेट चैलेंज ने हमें रचनात्मक सोच को साकार रूप देने का एक बेहतरीन मंच प्रदान किया है। हम विशेष रूप से इंडियन डिजिटल गेमिंग सोसाइटी और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने इस प्रतियोगिता का आयोजन करके देश भर के इनोवेटर्स को एक साथ जोड़ा है। हमने एक ऐसा एजुकेशनल कंसोल विकसित किया है जो बच्चों की फाउंडेशनल लिटरेसी को मजबूत करने में मदद करेगा। We are eagerly waiting to be a part of Waves because it's an amazing opportunity to connect with like-minded people. And when we heard about the Innovate to Educate Challenge, we thought this is the perfect platform to showcase our skills and projects to gain knowledge. This challenge has truly pushed us to think beyond the usual. It helps us to solve real-world problems through design thinking and innovation. Basically, we are building smart learning tablet for kids. It's an interactive and portable educational device
designed to make learning and engaging through the touchscreen-based puzzles, games, and voice-assisted lessons. Our idea is a simple, low-cost, handheld learning device for kids aged 6 to 8. It helps them improve basic maths, memory, and problem solving through fun and various interactive games. इस चैलेंज ने ये सिद्ध कर दिया है कि भारत की रचनात्मक और तकनीकी प्रतिभा वास्तविक शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाले समाधानों को डिजाइन करने में सक्षम है। श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज, मुंबई। और समाचार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।